तो आप कहेंगे क्या वाकई चंद लोगों की तुलना इस देश के 10 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देकर की जा सकती है? यकीनन की जा सकती है, क्योंकि आज हम उसका भी आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। इस देश के भीतर में सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक जितना पैसा मिलता है, अगर उन सारे पैसे को जोड़ दिया जाए तो इस देश में जो 10 लाख पद केंद्र सरकार के मातहत रिक्त पड़े हैं उनको आप भर सकते हैं और उस पैसे को ट्रांसफर उनके जरिए कर सकते हैं। लेकिन कर्ज में डूबे हुए राज्यों में मुश्किल यह है कि जो भी पद खाली होंगे उसको भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन जगहों से जो मंत्री बन जाएगा उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और सुविधा देने के साथ साथ उनको एक भत्ता मिलता है, बड़ा शानदार नाम है इसका, सत्कार भत्ता। सत्कार भत्ता यानी जब मंत्री बन जाता है कोई तो उसको सत्कार भत्ता जोड़ दिया जाता है कि जाहिर है घर में कोई आएगा तो उसका सत्कार करेंगे, फूल से करें, चाय से करें, कैसे भी करें, वह भी जुड़ जाता है। यानी शाही अंदाज को जीने के तौर तरीके इस देश में पूरा मंत्रिमंडल उपभोग करता है, लेकिन यह उपभोग मेहनत के पैसे पर नहीं है। यह उपभोग चुनाव के वक्त इन्वेस्ट किए गए पैसे का एक ऐसा रिटर्न है जो समुद्र में जब आप कुछ फेंक दें तो कहते हैं उसकी लहर आपको वापस बहुत कुछ दे देती है। कुछ इसी अंदाज में यह है, आप चुनाव में खूब पैसा बहा दीजिए, उसके बाद अगर चांस रहे कि मंत्री बन जाएंगे, बटोरना शुरू कीजिए। और एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिस सिस्टम में आपका पैसा कोई कम नहीं कर सकता है, आपको सुविधाएं कोई कम नहीं कर सकता है। बंगला मिलेगा ही, गाड़ी मिलेगी, हवाई सफर मिलेगा ही, पूरे परिवार के साथ आप पर्यटन के लिए कहीं भी देश दुनिया में जा सकते हैं। मेडिकल की सुविधाएं अपरंपार है, एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट चीजें आपको मिल जाएंगी। वो सारी चीजें जो देश के भीतर में कोई भी मेहनत मशक्कत करते हुए और कोई भी प्रोफेशनल हायर एजुकेशन हासिल करते हुए इस देश के भीतर में चंद सिक्के भी पा पाए, वह भी मुश्किल होता है। उसके लिए एक सिस्टम हम लोगों ने बना दिया। जो भी इस राजनीति के दायरे में आएगा वहां सुविधाएं अपरंपार है। मोदी सरकार में तकरीबन 20 से 22 पद खाली हैं, तो इन पदों को भर दिया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के मातहत जो 75 विभाग काम करते हैं, इन 75 विभागों के जो मंत्री हैं उनके मातहत इस देश के भीतर में तकरीबन 10 लाख पद खाली हैं। लेकिन इन पदों को भरने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यानी इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, मंत्रियों के ऊपर जो खर्च होता है होना चाहिए। और शायद भारत के इतिहास में यह भी अजूबा मंत्रिमंडल है जिसमें हो सकता है आप किसी भी मंत्री का नाम जानते ना, तो क्या देश ऐसे ही चलता है? क्योंकि 10 लाख पद केंद्र सरकार के मातहत जो स्वीकृत पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। रेलवे के भीतर पद खाली संख्या तकरीबन 3 लाख है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन जो पद आते हैं उसमें 10 लाख पद हैं, जिसमें 9,63,086 पद पर लोग हैं, लेकिन लगभग 37,000 पद वहां पर खाली पड़े हैं। डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वहां पर तकरीबन 6,33,139 स्वीकृत पद हैं, लेकिन उसमें से 3,60,000 पद रिक्त पड़े हैं तमाम विभागों का। आप कहेंगे इसमें आप देखना शुरू कीजिए, हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। क्या आप जानते हैं पावर मिनिस्टर कौन है? क्या आप जानते हैं पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज किसके अधीन आता है? केमिकल्स, फर्टिलाइजर किसके अधीन आता है? न्यू रिन्यूएबल एनर्जी किसके अधीन आती है? या फिर स्किल डेवलपमेंट का भी एक मंत्रालय बनाया गया, वह भी किसके अधीन आता है? कोई नाम कुछ नहीं जानता है। 4 से 5 नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री चूंकि महिला हैं पहली बार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 5वां नाम सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी, 6ठा नाम आप कहेंगे, 6ठा नाम एक विदेश मंत्री हैं जो कि आईएएस थे, आईएफएस में थे और उसके बाद वो मंत्री बन गए, वो जयशंकर शिवशंकर कुछ है। आपके जहन में ऐसे सवाल आएंगे, उसके बाद आप सन्नाटे में आ जाएंगे, कोई नाम आपके जहन में आएगा नहीं। तो ये मंत्री इस दौर में करते क्या रहे, और जब करते क्या रहे तो खाली पदों को जो भरा जा रहा है उस पे जो मंत्री आएंगे वो क्या करेंगे? कुछ सुविधाओं का उपभोग करेंगे, पार्लियामेंट के भीतर उनकी सीट आगे हो जाएगी, उनको जो मकान अलॉटेड है वो हो सकता है उसमें 2 कमरे और बढ़ जाए, उसमें इनको मिलता है एक सत्कार करने का भी पैसा मिलता है कि हर महीने आप लोगों का जो सत्कार करते हैं, चूंकि आप मंत्री बन जाते हैं तो आपके पास कुछ और लोग आएंगे, वो भी पैसा आपका बढ़ जाएगा। लेकिन खिलवाड़ कैसे होता है मंत्रालय के साथ और मंत्रियों को बनाकर, इसका कुछ नजारा और समझ लीजिए। हरदीप सिंह पुरी, हर कोई जानता है शहरी विकास मंत्री हैं, क्योंकि हाल में उन्होंने सेंट्रल विस्टा को लेकर लंबी लंबी कसीदे गढ़ी, इसके बगैर तो देश चल ही नहीं पाएगा, इसको बनना ही चाहिए, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। और उसी शहरी विकास मंत्रालय के भीतर में तकरीबन 200 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? इस देश में एविएशन मिनिस्ट्री भी वही देखते हैं, वहां भी पद खाली पड़े हैं। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ये स्टेट मिनिस्टर भी हैं, यानी एक तरफ स्वतंत्र प्रभार भी है और फिर स्टेट मिनिस्टर भी है, वह भी वहां पर भी पद खाली पड़े हैं। 3-3 मंत्रालय संभाले हुए हैं। प्रहलाद जोशी साहब जो कि संसदीय मंत्री हैं, कोल मिनिस्टर हैं, माइन मिनिस्टर हैं। सवाल यह है कि इतने मंत्रालय इस देश के भीतर में है, तो अगला सवाल हर किसी के जहन में आएगा, क्या वाकई हम लोग नहीं जानते हैं? हम एक चीज और बताएं आपको, इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? रिजिजू साहब है, प्रचार उनका आता है बीच बीच में, टेलीविजन पे भी निकल के आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं? आप कहेंगे कमाल हो गया, ये तो जानते नहीं थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ऐसा मंत्रिमंडल
जिसमें सिवाय 4-5 चेहरों के अलावे आप किसी को जानते नहीं हैं, और सारे मंत्रालयों को संभालने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भीतर सेक्रेटरीट की तरह जो लोग बैठते हैं, जिसमें सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जिनको सारे पावर दिए गए हैं, और वह उस पावर का इस्तेमाल बाखूबी करते हैं। और जो भी मंत्रालय से जुड़ा जिस भी का काम होता है, उस काम पे आखिरी ठप्पा पीएमओ में लगता है। पीएमओ में ही पूरी फाइल तैयार होती है, पीएमओ में ही नीतियों पर निर्णय लिया जाता है। तब इन मंत्रियों का क्या काम? इन मंत्रियों का काम यह है कि जब ये अपने इलाके में पहुंचेंगे, तो कल तक सांसद थे, आज वो मंत्री हैं, तो उनका कद बढ़ जाएगा, और उस कद बढ़ने के साथ हो सकता है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो प्रचार प्रसार करें कि देखिए हमारे नेता मंत्री बन गए हैं और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो अब तो इनके नाम पर आप वोट डाल दीजिए। यहीं से शुरुआत होती है उस परिस्थिति की जिसमें उत्तर प्रदेश से बैलेंस करना है। ब्राह्मणों को भी ले आया जाए, दलितों को भी ले आया जाए, समाज में उस छोटे राजनीतिक दलों को भी शामिल कर दिया जाए जो कल बीजेपी को वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, और बीजेपी को चुनाव जीतने में कोई मुश्किल ना होगी। ये सारी चीजें मैनेज इस देश के भीतर में पद देकर की जाती है, और इसका बेहतरीन नजारा इस देश के भीतर में गवर्नर्स को लेकर होता है। चंद घंटे पहले ही खबर आई कि दरअसल गवर्नर्स भी इधर से उधर कर दिए गए। कुछ गवर्नर्स के पास 2-2 राज्य थे, तो उसमें कुछ नए गवर्नर्स की नियुक्ति हो गई, और एक कैबिनेट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत, जो कि शुरू से नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में थे, उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। इस देश के भीतर की असल त्रासदी तो यही है। हम कुछ नाम पढ़ते हैं, अब आपसे पूछेंगे ये पॉलिटिशियन है या गवर्नर, जरा सोचना शुरू कीजिएगा, ये कौन कौन लोग हैं। आनंदीबेन पटेल, आपके जहन में कहां का नाम आ रहा है? गुजरात की मुख्यमंत्री थी या उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, जो अभी तक मध्य प्रदेश भी संभाले हुई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश आज के दिन में वहां पर मंगू भाई पटेल साहब को दे दिया गया। दूसरा नाम जगदीप धनखड़, आप कहेंगे अरे बंगाल के राज्यपाल, इन्होंने बड़ा काम किया इन्होंने बीजेपी के लिए, तो ये पहले से ताल्लुक इनका पॉलिटिकल बीजेपी से ही रहा हुआ है। कलराज मिश्रा, नजमा हेपतुल्ला, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर बीजेपी में आ गई, फिलहाल राज्यपाल बन गई हैं, मणिपुर में ही राज्यपाल है वो। भगत सिंह कोश्यारी, ये भी तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। इनके सामने महाराष्ट्र और गोवा अभी तक था, अब गोवा में श्रीधरन पिल्लई साहब को दे दिया गया, लेकिन यह भी अभी राज्यपाल है। बंडारू दत्तात्रेय, ये नाम तो आपके जहन में तुरंत आ गया होगा कि अच्छा बीजेपी के वही नेता जो हम लोगों ने कैमरे पर देखा था, कुछ पैसे का खेल था, भूल जाइए उसको, अभी ये राज्यपाल है। जगदीश मुखी, यह भी पॉलिटिशियन बीजेपी के। अनुसुईया उइके, मध्य प्रदेश की पॉलिटिशियन। वजुभाई वाला, गुजरात के पॉलिटिशियन। बनवारी लाल पुरोहित, नागपुर से आते हैं, बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, सांसद रहे हुए हैं, अब यह भी तमिलनाडु के राज्यपाल। रमेश बैस, सत्यपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, सभी पॉलिटिशियन हैं। यानी पॉलिटिशियन जब राजनीति करते करते थक जाए तो उसको एक उस राज्य का सबसे बड़ा बंगला दे दीजिए जहां पर सुविधाएं अपरंपार हो, और जब वो निकले तो उसके साथ एक लाल रंग का बेल्ट बांधे हुए एक अर्दली निकले, उसके साथ एक कम से कम डीएसपी रैंक का एक पुलिस अधिकारी निकले जिससे रुतबा बढ़ा रहे, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, और ये सारी चीजों की जानकारी इस देश के गवर्नर्स के साथ जुड़ी होती है, और देश के पहले व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के साथ भी जुड़ी रहती है, जिन्होंने पिछले दिनों कह दिया कि हमें तो 5 लाख मिलता है लेकिन लगभग 2.25 लाख वेतन कट जाता है। कमाल का जिक्र था। खैर, लेकिन सवाल है कि क्या यही देश चलाने का तरीका है? और देश क्या ऐसे ही चलता है? देश और विभत्स स्थिति में आ चुका है, क्योंकि इस देश के नेताओं को, सांसदों को सांसद बनने के बाद मंत्री बनने की होड़ में जनता से कोई सरोकार नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं। वो जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं जीते रहें, लेकिन अपने तौर पर यह प्रचार प्रसार करेंगे कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हमें आपने चुन लिया और अब हम मंत्री बन रहे हैं तो यह हमारी काबिलियत है, और उसके बाद जो हम सुविधाओं का उपभोग करते हैं यह हमारी जरूरत है, और यह दिखाने की जरूरत भी कहीं ज्यादा है, चाहे वो इस देश के लोगों के टैक्स पेयर का ही पैसा क्यों नहीं हो। कोई सफाई नहीं देता इस देश के भीतर में कि कितना पैसा इनके ऊपर खर्च होता है। हमें लगता है कि आज उसका भी डाटा आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को ही यह शक्ति दे दी गई कि वे कानून बनाकर अपने वेतन और भत्ते तय कर लें। 2018 में इसको लेकर बड़ी बहस हुई और कहा गया कि देखिए ऐसा कीजिए कि इस तरीके से जो लागत मुद्रास्फीति होती है, जो उसका सूचकांक होता है, जो महंगाई बढ़ जाती है और जो भी देश के भीतर, उसके हिसाब से आप 5 साल में वृद्धि कीजिए। लेकिन उन सबके बावजूद भी वृद्धि होना सांसदों की इच्छा पर ही निर्भर है, उनका वेतन पार्लियामेंट के भीतर, और कोई सांसद अक्रॉस द पार्टी नहीं होगा जो कहे कि नहीं नहीं जनता की हालत बड़ी खस्ता है, वहां रोजगार नहीं है, 2 जून की रोटी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें वेतन कम कर देना चाहिए। लेकिन ना, वेतन तो बढ़ेगा, और वेतन बढ़ाने से पीछे कोई हटता नहीं है, खुद ही अपना वेतन तय करना है। तब यहां पर अगला सवाल आपके सहन में आना चाहिए, कितना पैसा इनको मिलता है। हमें लगता है यह बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 790 सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में है। अगर उनका आप ऑफिशियल एस्पेक्ट देखिएगा, 2 पैसे होते हैं। एक होता है अगर हमने आपको मकान दिया तो मान लिया कि मकान का किराया जो है वह तकरीबन 20,000 है, लेकिन असल में मार्केट रेट जो उस मकान का होता है हो सकता है वो 2 लाख रुपए का हो,
2 लाख रुपए प्रति महीने किराया देना पड़ता हो। और लुटियंस की दिल्ली के बीच में जब आपको एनडीएमसी के इलाके में कोई मकान किराए पर लेना पड़े तो यकीन जानिए कोई मकान की कीमत आपको प्रति महीने 50,000 रुपए, सबसे छोटा कमरा भी 50,000 रुपए से सस्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए जो 3,30,000 जो सांसदों के ऊपर मंथली खर्च किया जाता है, अगर इसका मार्केट रेट लगाइएगा तो यह तकरीबन 8 लाख हो जाता है। यानी एक लिहाज से 63 करोड़ रुपया इस देश के सांसदों पर हर महीने दिया जाता है। इस देश के भीतर इन सांसदों के ऊपर बाकी सुविधाओं की फेरिस्त अगर लगा लीजिएगा तो वह लगभग 150 करोड़ तक पहुंच जाता है। सवाल इतना भी नहीं है, सवाल इसके आगे का है। सवाल है एमएलए भी है, सवाल है गवर्नर भी है, सवाल है मुख्यमंत्री भी है, सवाल है प्रधानमंत्री भी है। जितना खर्चा जिस रूप में किया जाता है इस देश के भीतर में, प्रेसिडेंट को 5 लाख मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख मिलते हैं, हम आप जानते हैं, गवर्नर को 3.5 लाख मिलते हैं। इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी में जो हाईएस्ट पोस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगभग 2.5 लाख रुपए, कंट्रोलर और ऑडिटर सीएजी को मिलते हैं लगभग 2.5 लाख रुपए, यूपीएससी चेयरमैन यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको भी लगभग 2.5 लाख रुपए। 3 पद जो है बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पद हैं, लेकिन ये तीनों पद पर बैठे हुए अगर सरकार के अनुकूल ही काम करने लगे, और ये 2.5 लाख जो है ये सिर्फ पेमेंट है, और इसके अलावे जब सुविधाएं आप मार्केट के हिसाब से जोड़िएगा तो ये तकरीबन आ जाता है 7 लाख। यानी इतना पैसा टैक्स पेयर का इन पे खर्च किया जाता है, और जो भी रूप में किया जाता है। और जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इन तमाम मंत्रालयों के भीतर सेक्रेटरी लेवल का एक नौकरशाह बैठा होता है जिसके ऊपर मार्केट प्राइस के हिसाब से 6 लाख रुपए प्रति महीने खर्च होते हैं, लेकिन वो दिखलाता है 2.25 लाख। सरकार उसको कागज पे 2.25 लाख का पेमेंट करती है, वो दिखलाया जाता है। और बाकी घर की सुविधा, घर का जो तय किया जाता है, वो सारी छोटी चीजें हैं। एडिशनल सेक्रेटरी, इसको भी लगभग 2 लाख के लगभग मिलता है। जो इस तमाम मंत्रालयों में बैठे ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनको भी लगभग 2.25 लाख के भीतर मिलता है। इनका मैक्सिमम 2,18,000 तक जाता है जो इनका पेमेंट होता है। लेकिन इन तमाम चीजों को जब हम जोड़ना शुरू करते हैं तो जब यह जानकारी आपके पास आती है कि इस देश के भीतर में लगभग 150 करोड़ रुपया तो सांसदों पे खर्च हो गया, जो गवर्नर्स पे होता है खर्च वह भी तकरीबन 108 करोड़ रुपया खर्च हो गया, इस देश के विधायकों पर जो खर्च होता है वह तकरीबन 680 करोड़ रुपया खर्च हो गया, जो ऑफिशियल डाटा है। और इसको जब मार्केट प्राइस में ले आइएगा तो एमएलएस पर खर्च होने वाला है लगभग 1200 करोड़, विधायकों पर खर्च हुआ 1200 करोड़, गवर्नर्स पर खर्च हुआ लगभग 400 से 500 करोड़, सांसदों पर खर्च हुआ लगभग 1200 से 1500 करोड़। यह एक स्थिति बनती है इस देश के भीतर में, टैक्स पेयर का पैसा वहां चला जाता है। यहीं से दूसरा सवाल निकल कर आता है, यह देश चल कैसे रहा है? इन तमाम जगहों पर जो हड़कंप मची हुई है, हर कोई रास्ता पकड़ रहा है दिल्ली का मंत्री बनने के लिए। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति जीडीपी के लिहाज से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10% नेगेटिव रही, 10.3%, और जो उस पर कर्ज है 2020 में वो 17% कर्ज था, वो बढ़कर 25% से ज्यादा हो गया। वहां के भी मंत्री बनने वाले हैं। बिहार के मंत्री बनने में बड़ी उत्कंठ है। बिहार 9% नेगेटिव रहा जीडीपी में, और पिछले साल कर्ज उस पर 30% था, इस बार बढ़कर 41% से ज्यादा हो गया। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, यह भी 9% नेगेटिव रहा है यहां की जीडीपी, और यहां का जो कर्ज है लोगों पर, जो स्टेट पे कर्ज होता है, उस जीडीपी की तुलना में वो पिछले साल 30% था, इस साल वो 40% पार कर गया है। यह स्थिति है इन राज्यों की जो कंगाल होते चले जा रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति तो पंजाब की है। हालांकि वहां की जीडीपी में सिर्फ -2.8% इस बार कमी आई, लेकिन यह बढ़ते बढ़ते इसके ऊपर कर्ज जो है ये 46% चला गया है। मध्य प्रदेश में 43% चला गया है। इतना जीडीपी के मुकाबले ये डेब्ट यानी कर्ज में डूबे हुए राज्य है। लेकिन कर्ज में डूबे हुए राज्यों में मुश्किल यह है कि जो भी पद खाली होंगे उसको भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन जगहों से जो मंत्री बन जाएगा उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और सुविधा देने के साथ साथ उनको एक भत्ता मिलता है, बड़ा शानदार नाम है इसका, सत्कार भत्ता। यानी जब मंत्री बन जाता है कोई तो उसको सत्कार भत्ता जोड़ दिया जाता है कि जाहिर है घर में कोई आएगा तो उसका सत्कार करेंगे ही, फूल से करें, चाय से करें, कैसे भी करें, वह भी जुड़ जाता है। यानी शाही अंदाज को जीने के तौर तरीके इस देश में पूरा मंत्रिमंडल उपभोग करता है, लेकिन यह उपभोग मेहनत के पैसे पर नहीं है। यह उपभोग चुनाव के वक्त इन्वेस्ट किए गए पैसे का एक ऐसा रिटर्न है जो समुद्र में जब आप कुछ फेंक दें तो कहते हैं उसकी लहर आपको वापस बहुत कुछ दे देती है। कुछ इसी अंदाज में यह है, आप चुनाव में खूब पैसा बहा दीजिए, उसके बाद अगर चांस रहे कि मंत्री बन जाएंगे, बटोरना शुरू कीजिए। और एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिस सिस्टम में आपका पैसा कोई कम नहीं कर सकता है, आपको सुविधाएं कोई कम नहीं कर सकता है। बंगला मिलेगा ही, गाड़ी मिलेगी, हवाई सफर मिलेगा ही, पूरे परिवार के साथ आप पर्यटन के लिए कहीं भी देश दुनिया में जा सकते हैं। मेडिकल की सुविधाएं अपरंपार है, एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट चीजें आपको मिल जाएंगी। वह सारी चीजें जो देश के भीतर में कोई भी मेहनत मशक्कत करते हुए और कोई भी प्रोफेशनल हायर एजुकेशन हासिल करते हुए इस देश के भीतर में चंद सिक्के भी पा पाए, वह भी मुश्किल होता है। उसके लिए एक सिस्टम हम लोगों ने बना दिया। जो भी इस राजनीति के दायरे में आएगा वहां सुविधाएं अपरंपार हैं। तो क्या पूरा देश राजनीति करने लगे?
क्या पूरे देश के भीतर में हर कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनने की होड़ में शामिल हो जाए? और देश चल कैसे रहा है? जिस ईमानदारी का जिक्र होता है, उस ईमानदारी के भीतर प्रधानमंत्री को खुद तो झांक कर देखना चाहिए। जब मंत्रालयों में रिक्त पद भर पाने की स्थिति में नहीं, और हर मंत्रालय में रिक्त पड़े हुए पद हैं, और उसके लिए डिजाइन यह किया जाता है कि पैसा नहीं है। यह कल्पना के परे की परिस्थिति है दुनिया के किसी भी देश में। ब्रिटेन जैसे देश में सांसदों को घर नहीं दिया जाता है, कहा जाता है आप किराए का घर खुद लीजिए, और जो किराया लेंगे, किराया हमने तय कर दिया, उससे बड़ा लीजिएगा तो खुद देना होगा आपको। अमेरिका जैसी जगह में घर नहीं दिया जाता, ऑफिशियल स्पेस दिया जाता है कि आपको एक ऑफिशियल स्पेस देंगे जहां आप काम करेंगे। यहां पर आपको सारी सुविधाएं हैं, अपरंपार सुविधाएं हैं, और असमानता का दायरा जो है न सिर्फ यूरोपियन बल्कि अमेरिकन देश और अमेरिका से भी जब आप तुलना करेंगे, वहां के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय है और रोजगार पाए हुए लोगों की जो आय है, उसकी तुलना में जो सांसदों को वहां पर और सीनेटर्स को जो पैसा मिलता है, वह उस तुलना में उस रेशियो को देखा जाता है जिससे असमानता ना हो। लेकिन भारत में तो शुरुआत ही असमानता से होती है। गाजे बाजे डंके बजाए जाते हैं और फिर से दरबार हॉल सज जाएगा, राष्ट्रपति शपथ दे रहे होंगे। राष्ट्रपति भी जिस गांव से निकल कर आए हैं, हम गए उस गांव में और हमने देखा है किन परिस्थितियों में उनका बचपन बीता होगा, लेकिन आज वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति होते ही वो गांव भूल गए, उस झोपड़ की परिस्थितियों को भूल गए। जो स्कूल था जहां उन्होंने पढ़ाई की, वह स्कूल भी ध्वस्त हो गया था जब 2017 में हम वहां पर पहुंचे थे उनके गांव को देखने के लिए। तो कैसे लोग भूल जाते हैं उन परिस्थितियों से निकलकर, जैसे ही पद पाते हैं वैसे ही एक सिस्टम बना लेते हैं कि हमारे अनुकूल रहे। लेकिन फिर भी शोर है कि 20 मंत्री बन जाएंगे। जो मंत्रियों ने काम नहीं किया है, हो सकता है उनसे कुछ छीन लिया जाए। तो एक बार आखिर में जहन में बात जरूर रखिएगा, इनको जो सुविधाएं घर की मिलती है, कार की मिलती है, ट्रैवल करने की मिलती है, मेडिकल की मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी की मिलती है, बिजली की मिलती है, टेलीफोन की मिलती है, हवाई जहाज और रेलवे के सफर की मिलती है, ये सारी चीज़ों को जोड़ते जोड़ते जब आप चलते चले जाएंगे तो आपके जहन में आएगा कि बीते एक बरस में जो इस देश में कोविड महामारी के दौर में हम आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कोई नहीं निकल पा रहा था, फिर भी इन सांसदों पर 521 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह इस देश का अनूठा सच है। तो इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का करेंगे या इस देश की हकीकत में इस तमगे को आप उखाड़ना चाहेंगे जहां पर इस बात का जिक्र हो कि क्या मजाक बना रखा है आपने। इस देश के मंत्रालय और मंत्रिमंडल में तो हम किसी सदस्य को जानते नहीं, 20 और जोड़ दीजिएगा तो उससे क्या होगा? और यह पैसा कौन देगा और कौन पैसा इस रूप में इन्वेस्ट कर रहा है? और सरकार खुद कहती है कि उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, जीएसटी कम हो गया, डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, रेवेन्यू कम होते चला जा रहा है, इकोनॉमी खुद फाइनेंशियल कमीशन कहता है 11% सिकुड़ रहा है, सब कुछ खुद ही कह रहे हैं, लेकिन सत्ता के रंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यह सियासी अंदाज है, शाही अंदाज है, एक ऐसा अंदाज है जिसमें लोगों से सरोकार नहीं। अगर आप सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, आपके दाएं बाएं लोग आपको बताएंगे हमारे लिए ये काम कर दो, हमारे लिए वो काम कर दो, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो ईमानदार हैं, काम नहीं करेंगे। कमाल की चीज है, ये भारत में ही संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया।